अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे डीएचए का एक और स्कैम। चंद रोज कबल डीएचए सिटी की बाज़गश्त पूरे मुल्क में सुनाई देती थी और उसके कुछ ही दिन के बाद डीएचए वैली के नाम से जो फ्रॉड इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा के लोगों के साथ किया गया, आज हम वो आपको एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली डीएचए सिटी के बाद डीएचए वैली में किस तरह जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की इंतजामिया थी उसने बहरिया टाउन के साथ मुबैना तौर पे मिली भगत के साथ क्या क्या कुछ किया। ये वो जगह जो खासतौर पे एलोकेट थी डढोचा डैम के लिए, वो डैम जिसने आने वाले सालों में पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों की पानी की जरूरियात को पूरा करना था, मगर मुबैना तौर पे इस डैम की जगह को एक्वायर किया गया गवर्नमेंट के नाम पर। पहले इसको डीएचए फेज 2 के नाम पे डीएचए इंतजामिया ने एक्वायर किया और उसके बाद जब उनका एक एग्रीमेंट हुआ मलिक रियाज के साथ जो बैरिया टाउन के मालिक हैं कि यहाँ पे इस डैम से आगे जो है डीएचए वैली एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसकी सारी जगह बैरिया टाउन ने एक्वायर करनी थी, जिसपे सारा डेवलपमेंट वर्क बैरिया टाउन ने करना था और इस पे डीएचए का नाम सिर्फ इस्तेमाल होना था। तो डीएचए के लिए बज़ाहिर तो एक ये मुनाफे का सौदा था और उन्होंने इसको एग्री भी किया, मगर जब मलिक रियाज साहब को फेल हो गए लैंड प्रॉपर्ली एक्वायर करने में, तो डीएचए फेज 2 के लिए जो डढोचा डैम की लैंड तकरीबन 30,000 कनाल लैंड जो डीएचए ने एक्वायर की हुई थी, उस लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया डीएचए वैली के अंदर। और इसमें बाकायदा तौर पे अखबारात में इश्तिहार दिए गए, बड़ी तादाद में जो सिविलियंस थे, जो बाकी लोग थे, उन्होंने इस जमीन को खरीदा। वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि जिस तरह डीएचए ने माजी में अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया और बहरिया टाउन उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम था, तो डीएचए और बहरिया जब मिले हैं तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। और आज डीएचए वैली जो है वो जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 50 मेगा स्कैम्स की लिस्ट प्रेजेंट की थी, उसमें 7वें नंबर पे है। इतने डॉक्यूमेंट्स इस केस से मुतालिक मेरी टेबल पे मौजूद हैं जो आपको स्क्रीन पे चलते हुए भी नजर आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करूं और किसको छोड़ूं। इनिशियल डिटेल मैंने आपको बताई। अब सूरत हाल ये है कि बहरिया जो डीएचए वैली है उसके मकीम दरबदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। कभी तो उन्हें यह कहा जाता है कि आपको बहरिया टाउन के जो फेजेस हैं 6, 7, 8 वहां पे अकोमोडेट कर दिया जाएगा, कभी उन्हें कहा जाता है कि आपको कराची अकोमोडेट कर दिया जाएगा। और जो लोग इस पे भी तैयार नहीं है तो उनके लिए यही है कि ये खाली जमीन जो पड़ी हुई है इसमें अपना प्लॉट खुद ही ढूंढ ले, शायद आपको मिल जाए। इस तमाम सूरत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मलिक असद। थैंक यू वेरी मच असद फॉर बीइंग विद अस। और नजीर कियानी साहब जो एक विक्टिम है डीएचए वैली के। असद, मैं बात का आगाज आपसे करूंगा। सबसे पहले तो हम डैम पे आते हैं, जो डैम की बाकायदा तौर पे एलोकेटेड साइट थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2002 में जायका के ताबन से इसका सर्वे शुरू किया। रियलाइज ये हुआ कि जो खानपुर डैम और रावल डैम से पिंडी और इस्लामाबाद को पानी सप्लाई किया जाता है, आने वाले दिनों में वो सफिशिएंट इनफ नहीं होगा। और वैसे भी अगर हम कंटोनमेंट एरियाज की तरफ जाएं तो वो पानी की शदीद शॉर्टेज है। तो उस लैंड पे खासतौर पे डीएचए जब से ये सर्वे हो गया, एलोकेट हो गई प्लेस और गवर्नमेंट ने सिर्फ लैंड एक्वायर करना था, तो किस तरह डीएचए ने उस लैंड को एक्वायर किया? जी देखें, ये एक सवालिया निशान है क्योंकि जो डैम्स अभी हमारे पास जो है जो पानी की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, एक तो ये कि वाटर रेजर्वर्स जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, वो इस तरीके से नहीं बने। जो ऑलरेडी हैं उनमें वो सिल्ट इतनी ज़्यादा जमा हो चुकी है कि वो आइंदा को 5-7 सालों में 10 सालों में, जिस तरह रावल डैम भी आप देख लें वो जो है वो डेड ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, ये जो लैंड थी, ये जिसका जब इसका मंसूबा जो है ये डैम का बनाया गया, उसके उन्हीं दिनों में जो है ये डीएचए वैली का जो है वहाँ पे इन्होंने भी जो है एक प्लानिंग स्टार्ट कर ली। इनका शायद ये ख्याल था कि हम जो डैम बन रहा है, क्योंकि जो इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे एक मंसूबा बनाना था। इनिशियली ये 40,000 कनाल इन्होंने डेवलप करना था, लेकिन बाद में करते करते ये 80,000 कनाल, फिर 1,30,000 कनाल। अगर जो नैब की लेटेस्ट रिपोर्ट है इस हवाले से, नैब ने चूंकि इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी थी मेरा ख्याल है 15 अक्टूबर तक, जो अनफॉर्चुनेटली 2015 पिछले साल, और वो तकरीबन 3 से 4 माह लेट है, वो अभी तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट नहीं कर सके। और नैब इसको क्लेम कर रही है कि ये तकरीबन
1,30,000 तक जो है इसका ये रकबा चला गया, 1,30,000 किनाल तक इसका रकबा चला गया हुआ है। जी, उसमें देखें कुछ एमिनिटीज़ के प्लॉट वगैरह, एमिनिटीज़ की जो है ना वो स्पेसेस होती हैं, जैसे पब्लिक पार्क्स होते हैं, एजुकेशनल, ठीक। उनके अलावा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद में आपने वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी। इसके लिए इनको पानी की भी ज़रूरत थी। इनका ये ख्याल था कि डैम ऊपर चला जाए तो हम नीचे अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना दें ताकि उसकी पानी की ज़रूरियात भी पूरी होती है। मैं यही पूछ रहा था कि जिस वक्त डैम की जगह यानी नोटिफाई हो गई, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया यहाँ पे डैम बनना है, तो उसके बाद लोगों ने इनको किस तरह लैंड भेज दिया? इन्होंने उस लैंड को क्यों ऑक्यूपाई कर लिया जब इन्हें पता था कि यहाँ पे डैम बनना है? जी, जो गवर्नमेंट के पास जो राइट होते हैं वो किसी भी वक्त जो है वो कोई भी लैंड जो है वो किसी से एक्वायर कर सकती है, खुसूसन ये जैसे किसी ने डैम बनाना है। दो तीन वजूहात होती हैं। एक वजह ये भी होती है कि अगर गवर्नमेंट जब किसी कुछ जो बारसूख लोग होते हैं उन्हें जब पता लगता है कि गवर्नमेंट फलां जगह जो है कोई जगह खास वो एक्वायर करने जा रही है, वो वहाँ पर ज़मीन ले लेते हैं औने पौने दामों। फिर एक कंट्रोल रोड पे जो है रेट पे जो है वो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं और बेच देते हैं। ठीक है। बहरहाल यहाँ पे ये हुआ कि जब डैम उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी वगैरह स्टार्ट होगी, इन्होंने कुछ अरसे बाद, कुछ 2-4 साल बाद इन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो वहाँ पर लॉन्च कर ये वो उस वक्त अनाउंस किया था डीएचए ने, डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन। जी। उस वक्त डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन था, उसमें भी बड़ी बुलंदो बाला दावे किए गए थे कि यहाँ पे बाहर की यूनिवर्सिटियाँ आके अपने कैंप लगाएंगी, यहाँ पे इस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह बनेंगी सारे। बहरहाल वो तो खैर जो था डीएचए फेज 2 जो था वहाँ पर तो एक्सटेंशन हो रही है। जो डीएचए वैली को जो रास्ता जाता है वो अंदर से ही एक सड़क जाती है, लेकिन वो सड़क जो है वो आगे जाके कहीं ख़त्म हो जाती है। अभी तक वहाँ पे प्रॉपर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ। लेकिन ज़्यादा जो इशू है वो इनके पास कुछ ज़मीन है, वो कुछ 25-30 हज़ार कनाल जो है वो ज़मीन इनके पास है, इन्हें एक्वायर करनी है अभी बहुत ज़्यादा लैंड। ठीक। अच्छा असद, मैं इसी पे आता हूँ कि जिस वक्त डीएचए वैली का एग्रीमेंट हो गया बिटवीन हबीब रफीक कंस्ट्रक्शंस, डीएचए और बहरिया टाउन के दरमियान में, और उसमें यही डन हुआ कि ये इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो जो बहरिया टाउन था वो फेल हो गया। जो एलोकेटेड लैंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस डैम से आगे, वहाँ से वो प्रॉपर लैंड लेने के लिए, तो और डीएचए ने ये जो डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन था इसको कन्वर्ट कर दिया डीएचए वैली में और उन्हें दे दिया। इससे जाहिर होता है कि मुबैना तौर पे डीएचए के बिल्कुल कुछ अफसरान की मिली भगत थी जिसने जो चाहते थे कि डीएचए वैली का प्रोजेक्ट जो है वो फुलफिल हो। जब इन्होंने अनाउंस किया डीएचए वैली, वो जिस तरह इनिशियली 40,000 का था, फिर 80,000 का हो गया, और नैब डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो तकरीबन 1,30,000 कनाल पे चला गया। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें बेसिकली जो प्लॉट्स खासतौर पे रखे गए थे वो नॉन कमीशन ऑफिसर्स और जो दूसरे आम सिपाही वगैरह थे उनके लिए रखे गए थे, तो उन असल में तो ये फ्रॉड उनके साथ हुआ ना जिनको यहाँ पे एक डीएचए, एक यानी एक कमाल का लेविश लाइफस्टाइल आपके ज़हन में आता है जहाँ पे उन्हें ये सारे प्लॉट दिए जाने थे, उनका क्या बना? देखें ये एक दफ़ा फिर मतलब आपको इस पे अभी भी जो है आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस पे कंसर्न और डॉक्यूमेंटेड इसमें चीज़ें हैं। लास्ट ईयर भी एक मेजर जनरल जो है वो सर्विंग मेजर जनरल ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो है वो डैम ज़रा यहाँ से किसी और जगह पे रीलोकेट कर दें। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बताई गई, वो डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस चीज़ को ओन कर चुकी है और एडमिट कर चुकी है कि हम यहीं पर डैम बनाएंगे और इसके लिए हमने काम भी स्टार्ट कर दिया। वो उन्होंने अपने ओन पे नहीं किया, वो उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपने डैम को जो है वो नहीं छेड़ना, ये तो एक वाटर रिजर्वायर है, उसके ऊपर काफ़ी फिजिबिलिटी। देखिए डैम जो है ऐसे नहीं बन सकता कि आप इस इधर एक यहाँ से उठा के उधर ले जाएं। तकरीबन 18,000 कनाल जो है वो डैम के लिए, 18,000 कनाल तो उसका पॉन्डिंग एरिया है, फिर उसकी जो कैचमेंट वगैरह करें तो वो 40,000। असद मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नज़ीर कियानी साहब से भी जानेंगे कि जो प्लॉट उन्होंने लिए थे उसकी सूरत क्या है। वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। डीएचए वैली के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। असद मैं दोबारा आपके पास आता हूं, डैम वहीं पे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस भी दे चुकी है, सूरत हाल क्या है इस वक्त? अगर हम ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं तो डीएचए वैली कहां पे स्टैंड कर रहा है? देखें शराज, मैं ये लास्ट वीक की बात है, इन्होंने जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया बहरिया टाउन के ऊपर, इन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जी आप विज़िट करने जाके, जो वो इनको फ़ोन करता उनको विज़िट करा देते। और मैंने जब स्टोरी करा था उसके दौरान पता लगा, मुझे बताया गया कि 2,500 से 3,000 बंदे रोज़ जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो फिर वो मुतमईन होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कहाँ कर रहे थे? डैम की साइड पे। ठीक है।
उस पे ये हुआ इंटेंशनली जो डैम की साइड है बाकायदा तौर पे उस पे कंस्ट्रक्शन की जा रही उस है। पे दोबारा 2008 में भी एक दफ़ा उनको पंजाब गवर्नमेंट ने रोका था, उसके बाद वो रुक गए थे, अभी फिर उन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। ये पिछले हफ्ते की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस पे ये हुआ था कि जो पिंडी के डीसीओ हैं उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब से एक रेफरेंस आया कि उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पे डैम की साइड पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन्होंने अपनी एक टीम भेजी, वहाँ पे जाके उन्होंने वेरीफाई किया और उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि भाई आप इसको रुकवा दें, लेकिन उसमें उन्होंने ये एक अच्छी बात हो गई है कि एक कम से कम इसका सोल्यूशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब को लिख दिया कि भाई आपकी जो लैंड है इसको आप टेक ओवर, इसको आप एक्वायर करें। हम रोज़ उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जाके उनसे मारा मारी नहीं कर सकते हैं कि रुकवा दें, आप यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। फिर वो कोई अल्टरनेट साइट देखेंगे जहाँ पे उन्होंने इस जो ये काम रुका हुआ है कहीं जहाँ जिस तरह से कंपनसेट करना है, लोगों को पैसे वापस करने हैं या वो फिर उनका दर्द सर होगा। कम से कम पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह से प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा इनको प्रेशराइज भी किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि भाई आप अपना डैम जो है वो यहाँ से उन्होंने नहीं किया जी। असद, क्योंकि विक्टिम्स की अब बात कर रहे हैं तो नज़ीर कैनी साहब हमारे पास नाज़रीन यहाँ पे मौजूद है। ये एक विक्टिम है। 3 प्लॉट नज़ीर कैनी साहब ने 2008 में लिए थे। 8 मरले के प्लॉट थे। तकरीबन कुल रकम जो थी एक प्लॉट के लिए 8,90,000 80,000 90,000 के करीब थी। और उसके बाद जो है इन्होंने 3 प्लॉट लिए, एक अपने नाम पे, एक अपनी मिसेस के नाम पे, एक इनकी भाभी के नाम प्लॉट था, जो दुनिया से ही रुखसत हो गई इस आस और इस उम्मीद पे कि कभी वो वहां पे कोई अपना घर बना सकेंगी, कुछ कर सकेंगी। विक्टिम्स की चूंकि बात हो रही तो मलिक साहब मैं आपकी तरफ चलता हूँ। कैसे आपको पता चला जी, आप कहाँ पे थे? DHA वैली का एड आया, आपने देखा, क्या फीलिंग्स थी, किस तरह उधर अप्लाई किया? मैं फॉरेन में होता हूँ तो वहाँ पे तो अखबार वगैरह तो हम पढ़ते ही हैं वहाँ। ठीक है। वहाँ पे अखबार में आया तो मैंने समझा ये बेहतर है, चूंकि DHA के नाम से है। DHA का बड़ा नाम होता बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जी। चूंकि प्राइवेट तो बहुत इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन चूंकि उन पे रिलाई नहीं कर सकता। ठीक है। हमने समझा ये DHA का है तो इसमें ले लेते हैं। ठीक है। तो है भी इंस्टॉलमेंट पे, तो हमने 3 फाइलें ली। ये मेरे 3 घर की हैं, बाकी मेरे अजीज हैं और रिश्तेदार हैं उनकी भी हैं। ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि आप ले रहे हैं, DHA का नाम है, बाकी सब लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की। 8 साल हो गए बस। किस्तें हमने पूरी इंस्टॉलमेंट 10 दे दी हैं, 2 रहती हैं हमारी। तकरीबन कितने पैसे आप दे चुके हैं अभी तक? ये 7 लाख 8 लाख 7 लाख 7 लाख के करीब आप दे चुके हैं। ठीक है जी। तो बाद में उन्होंने लेटर लिखा कि ये जी आप एक प्लॉट का 7 लाख दे चुके हैं, यानी कुल 21 लाख रुपए आप 30 प्लॉट का दे चुके हैं। बाद में उन्होंने लेटर लिखा कि कब लेटर कब लिखा? ये कोई 2 साल हो गए हैं जी। अच्छा, तो उससे पहले लैंड इन्होंने आपको बेसिकली ये DHA वैली हैंडओवर कब करनी थी? ये हमें तो उन्होंने कहा था कि जी ये जो ही इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको जो है प्लाट अलाट किए जाएंगे। 2012 की बात है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद नहीं हुआ, आप दोबारा कांटेक्ट करते रहे। पूरे पैसे क्यों नहीं जमा कराया आपने? लास्ट में उन्होंने कहा कि जी लास्ट वाली आप जो अब हम आपको लेटर लिखेंगे। अच्छा, तो आप यानी DHA ने जो आखिरी 2 इंस्टॉलमेंट्स थी अपने अलॉटीज की वो खुद ही रोक ली। अच्छा, अब ये नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम थी इसमें। मैं आपको बताऊं, इसमें ये था कि जो उन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट लेनी थी उसके बाद उन्होंने एक अंडरटेकिंग की हुई थी यस, तो दैट्स व्हाई उन्होंने ये ना कीमत पूरी जाएगी ना हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, इसलिए रोकी उन्होंने। ठीक है, ये चूंकि है ना उनका जी वो। तो बाद में फिर आज 12 के बाद आप 16 4 साल कुछ लोगों को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 4 साल हो गए ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका हुआ है। आप अब इसकी खबरें सुनते हैं, आपको पता चलता है कि जी DHA का फलाना स्कैम निकला है, DHA का ये निकला है, DHA वैली में ये हो गया, DHA वैली डैम की जगह पे बन रहा है। उसके बाद आप क्या सोचते हैं? वो बाज लोगों को तो लेटर आए कि जी आप उसमें ले लें, बैरिया में उसके बदले प्लाट ले लें। जो बैरिया तो प्राइवेट इदारा, हमें अब DHA पे अगर भरोसा नहीं है तो बैरिया पे कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट का इदारा है। आपने जिस वक्त ये प्रोजेक्ट लिया था उससे तो आपको मालूम नहीं था कि बैरिया इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है? नहीं, ये हमें नहीं बताया गया। आपको सिर्फ DHA के उस पे दिया था। ठीक है, तो अब जो है स्टेट, आपको भी कोई लेटर आया कि आप बैरिया में ले लें? ये लेटर हमें नहीं आया। जिन लोगों को लेटर आए मिसप्लेस हुई, जिन लोगों को लेटर आए हैं वो कहाँ पे बैरिया दे रहे हैं उन्हें? ये भी कोई पता नहीं है उनको। अच्छा, असद जो इन्फॉर्मेशन विच वी हैव इज कि शायद फेज 8 में अकोमोडेट कर रहे हैं, कराची में अकोमोडेट कर रहे हैं। क्या लोग जा रहे हैं उस तरफ, लोग ले रहे हैं? इन्होंने कोई देखें कोई दोनों बैरिया टाउन कराची की जो उनका है और फेज 8 में जो है वो ऑफर किया था इन्होंने। वहाँ पे कोई 10-15 हज़ार प्लॉट जो इनका था कि शायद इफेक्टिव जो हैं वो वहाँ पर चले जाएंगे, और बड़ी उनके जो एडवर्टाइज़ किया गया था कि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो सेटल आबादी वो है, आप यहाँ पर ले लें। लेकिन उसमें यह है कि एक तो वो बहुत दूर थे,
जो DHA वैली का यहाँ से डिस्टेंस मेरे ख्याल में 25-30 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। फेज़ 8 में जाने के लिए आपको कम से कम डेढ़ घंटा चाहिए। दूसरा उसके अलावा उस पे उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी मांगे जा रहे थे। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये थी कि लोग ये जो थे फैक्ट्री ज़्यादातर उनका ये था कि हमने पैसे दिए हैं DHA को, तो हम मेंबर हैं DHA के, हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमारी मेंबरशिप भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, बैरिया की हो जाएगी। ये भी एक रीज़न था। और जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि बड़ा एक जेन्युइन किस्म का कंसर्न था कि अगर जब DHA जो कि एक आर्मी की एक रियल एस्टेट एंटिटी है वो अगर डिलीवर नहीं कर सकी तो बैरिया टाउन एक प्राइवेट लैंड ओनर वो उनको कैसे करेगा? अच्छा नज़ीर कहने से मुझे ये बताइएगा कि अब आप इसको किस तरह परसू करें? क्या इंतजार में बैठे हुए हैं? आपकी भाभी जाने फानी से रुखसत हो गई, उनको उनका प्लॉट नहीं मिल सका। अब तकरीबन अगर मैं गलत नहीं तो 8 साल आपको भी हो गए जब आपने इसकी बुकिंग करवाई थी। 4 साल से तो आप इंतजार करें पैसे देने के बावजूद भी। आप क्या सोचा आपने? अब तो यही है कि हम एहतसाब में जाएं फिर। अच्छा, और किसी ने आपको कांटेक्ट किया, किसी नैब अथॉरिटीज ने, कोई किसी और विक्टिम्स को कभी कोई कांटेक्ट किया? विक्टिम ने तो कांटेक्ट किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ। तो फिर मैं तो अभी आया हूँ बाहर से, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि अच्छा आपको उससे पहले नहीं पता था, आप बस पैसे दे ही जा रहे थे? हाँ, पैसे दे जा रहे थे। वापिस आए कि चलो अब मैं घर बना लूँ, अब टाइम आ गया प्लॉट मिलने का। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मतलब हो जाएगा। ठीक है। DHA के अब क्या जाहिर है हमें तो एतमाद था DHA पे, जाहिर है गवर्नमेंट का इदारा है और मिलिट्री का इतना रीजनेबल बात है, तो इस पे तो हमें कोई डाउट नहीं था पहले। ठीक है, लेकिन जब ये स्कैम आपके साथ हो गया अब तो जाहिर है फिर आदमी तो रिलाई नहीं कर सकता इन पे भी। नाज़रीन एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद जारी करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन DHA वैली स्कैम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है फोन लाइन पे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने, सीनियर तजज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आप पूछना ये चाहूंगा कि ये जो DHA वैली का स्कैम खास तौर पे आया है, आप नहीं समझते कि इससे इदारे की साख मुतासिर हुई है? जो लोग इस पे रिलाई करते थे, DHA एक बड़ा नाम था, अब लोगों ने इस पे रिलाई करना कम कर दिया है? जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूँ आपकी इस असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ। और ये बहुत ज़रूरी है कि DHA जो एक वाकई बहुत साख वाला अदारा है और जिस पर लोगों का मुकम्मल एतमाद था, उसको नुकसान पहुंचा है। और ज़रूरत इस बात की है कि ये जो साख को नुकसान पहुंचा है, इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ, ये जो ज़मीनें लोगों से जिनका वादा किया गया था वो उनको क्यों ना मिल पाई, इसके ऊपर बहुत सारी चमगोइयाँ हुई हैं और बहुत सारे नाम भी सामने आए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी पूरी तरह छानबीन की जाए और DHA जो है उसका ताल्लुक बाकायदा डायरेक्टली आर्म फोर्सेस के साथ है। DHA में जो लोग इसको हेड करते हैं वो भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, मेनली आर्मी के। उनकी जिम्मेदारी है कि इसकी साख को नुकसान पहुंचने से बचाया जाए। तो इसलिए अब अगर ऐसे हुआ है तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है कि सारी तफसील जो है वो बाकायदा सामने लाई जाए और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाए। ठीक, शायद भाई मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि DHA वैली का जो स्कैम था उसमें बड़ी एम्बेजलमेंट्स नजर आई, जो इनिशियल इंक्वायरियां इस पे की गई, क्योंकि नैब में भी इसमें ऑफिशियल इंक्वायरी जारी है। बहरहाल नैब जो है वो लेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपनी डेडलाइन दी थी कि 15 अक्टूबर 2015 तक वो अपनी रिपोर्ट इसमें सबमिट कर देंगे और अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो चुकी। लेकिन जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके मुताबिक तो यही था कि बैरियर टाउन ने डेवलप करना था। तो इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो DHA हमेशा से अपने प्रोजेक्ट्स को खुद डेवलप करता है, खुद उसकी मेंबरशिप करता है, सारे प्रोजेक्ट्स खुद करता है। तो यानी इन कनाइमस ऑफ सम DHA ऑफिसर्स इसमें नजर तो आती है कि किस तरह ये प्रोजेक्ट बैरियर टाउन को दिया गया। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी चीजें देखने की जरूरत है कि आज तक DHA हर काम अपना इंडिपेंडेंटली करता रहा। ये क्या वजह बनी कि इस मरतबा बहरिया टाउन को बीच में शामिल कर लिया गया, और फिर जब शामिल कर लिया गया तो उसके बाद ये स्कैंडल और ये स्कैम सामने आया, उसमें पैसे की खुर्द-बुर्द की बातचीत भी हुई जी। तो ये सारी बातें जो हैं इनकी छानबीन बहुत जरूरी है। ये सारी वजूहात भी सामने आनी चाहिए और अगर इसके अंदर कोई ऐसा कोई मिली भगत है जो चंद अफराद जिनके तहत ये काम करवाया गया और ये आपस में इकट्ठे होकर ये काम किया गया और लोगों को इससे बहुत मायूसी हुई है। खासकर मैं जाती तौर पर कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने अपनी पूंजी जमाशुदा जो है इसमें लगाई
और बहुत सारी शिकायत वहाँ मौजूद हैं, उनको ये प्लॉट्स ना मिल पाए और आज तक नहीं मिल पाए। ठीक ये क्या वजह हुई? ठीक। और शायद लतीफ साहब मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि खास तौर पे इसमें कोटा रखा गया था शहदा के लिए, गाजियों के लिए, और उसके साथ साथ जो खास तौर पे ये स्कीम थी बेसिकली फॉर द नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, वो लोग भी आज तक जो है पीछे पीछे भागते फिर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह खास तौर पे एक मैसेज कन्वे किया गया साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी के भाई की कंपनी के खिलाफ स्टेप टेक ओवर करके, उसी तरह आर्मी को इस इदारे में भी एहतसाब करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो डीएचए के सारे मामला जो हैं उनकी लुक आफ्टर करते हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है कि उन्हें अपना नाम बचाने की खातिर बाकायदा इस चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस इंक्वायरी के जरिए जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं उनको बाकायदा मंजर आम पर लाया जाना चाहिए, और इसकी छानबीन और इसकी इंक्वायरी जो है उसमें आर्मी को बिल्कुल इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जितनी देर आप इसमें लगाएंगे उतनी ज्यादा शिकायत और उतना ज्यादा इसके ऊपर स्कैंडल जो हैं बिल्कुल वो सामने निकलते आएंगे। ये काम जो है ये फौरी तौर पर होना चाहिए। अच्छा लतीफ साहब, आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इसके बाद कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पे डीएचए के ऊपर जो उंगलियां उठाई हैं, उनका ये भी कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है लैंड डेवलपमेंट्स में, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आर्मी का क्या काम है कि वो लैंड डेवलपमेंट्स में जाए? देखिए जी, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको मेरा ख्याल है डिस्कस किया जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि फौरी तौर पर इसका जवाब हाँ या ना में दूं। आमतौर पे ये डीएचए और इसी तरह जो दूसरी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं उनके वेलफेयर के लिए ज्यादातर ये काम किया जाता रहा है। उसके पीछे स्पिरिट भी वही है। लेकिन अब जरा ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया एज कम्पेयर टू वेलफेयर। हाँ, वो एलिमेंट जरूर देखना चाहिए, और खासकर कमर्शियलाइज होने के साथ इसमें जो बेकायदगियां शुरू हो गई हैं इस तरह की, उनको फौरी तौर पर रोकना होगा। तो जरूरत इस बात की है कि अपने नाम को साफ और शफाफ रखा जाए, और जिस मकसद के लिए ये स्कीम्स जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्हीं मकासद के लिए इनको लेकर आगे चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। नाज़रीन, बड़ा क्लियर कट मैसेज उन्होंने दे दिया है, खुद भी आर्म फोर्सेस का हिस्सा रहे, और उनका यही कहना है कि बहुत डिले की जा रही है और इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई अपना वर्जन क्लियर नहीं किया जा रहा, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जा रहा। एक से कांटेक्ट करो तो वो कहता है मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, आप दूसरे से कांटेक्ट करें। बल्कि बाकायदा तौर पे असद भी यहाँ पे, मैं इस बात को इनसे पूछूंगा। असद, जिस वक्त आपने चूंकि कांटेक्ट किया डीएचए ने बाकायदा तौर पे अपना एक सिस्टम रखा हुआ, इनका एक विंग है पब्लिक रिलेशनिंग का जो इन्फॉर्म करते हैं अबाउट ऑल ऑफ देयर एक्टिविटीज। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो ये इस्लामाबाद सेक्टर है इनका, यहाँ पे इन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो रिटायर्ड है उनको भी रखा है इसी प्रोसेस में, जो आईएसपीआर से रिटायर्ड हुए हैं। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देते, इस पे क्या कहते हैं? देखें, जो इनके जो पब्लिक रिलेशन का है डीएचए का, वो कहते हैं जी हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिलीज करते हैं या वैसी पीआर एक्टिविटीज़ करते हैं। जो आपने स्टांस लेना है हमारा, तो वो आप आईएसपीआर से रब्ता करें। अब वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जब आप आईएसपीआर से कहते हैं रब्ता करें तो वो से लोग थोड़ा झिझक करते हैं ना कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी। मैंने इनको 18 जनवरी को इनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मुझे ईमेल कर दें। मैंने उनको ईमेल की, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। तो आईएसपीआर को मैंने ईमेल की, इन्होंने कहा जी ईमेल कर दें, हम आपको अपना वर्जन देंगे। ठीक है, अभी तक उसका जो है वो रिप्लाई मुझे अभी तक नहीं आया। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट को यहाँ पे खत्म करेंगे। दोबारा कियानी साहब की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आप वो क्या स्टेप्स इस पे ले रहे हैं, मगर जाने के इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने जो बात की कि बिल्कुल इस तरह के प्रोजेक्ट से ना सिर्फ आर्मी बल्कि इन इदारों की साख भी मुतासिर हो रही है, फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मगर इन्वेस्टिगेशन का हाल थोड़ा और मैं आपसे शेयर करता चलूं। नैब से जब हम इस बारे में बात की, जो उनके जो स्पोक्स पर्सन है नवाजिश साहब, वो कहते हैं कि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि फौरी तौर पे इसकी कोई वजाहत कर सके। मगर ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन थी ये ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है, काफी चीजें नैब इस पे काम कर चुके हैं। बड़ा क्लियर कट इस पे जो है वो स्टांस है लोगों का। 4 साल ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट डिले है और इसमें लोगों को फिलहाल कंपनसेट किया जा रहा है। दो जो इसमें अहम नुकते थे वो ये था कि खास तौर पे जो डैम था उसकी जगह पे इस प्रोजेक्ट को इंटेंशनली बनाया गया, और डीएचए ने इन कनाइमस विद सम ऑफ देयर ब्लू आइड बेबीज लाइक बैरिया टाउन और हबीब रफीक, इन लोगों को जो है वो लैंड्स दी।
जो डैम के हवाले से भी बताता चलूं कि इस वक्त मामला वहां पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि वहां पे डैम बना लिए जाए, मगर वहां पे बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दी जाती है। इस तमाम मरकजी जो स्कैम था, इसका एक मरकजी किरदार रहे कर्नल रिटायर्ड तारिक, जो उससे डीएचए के प्लानिंग के डायरेक्टर थे। और जिस वक्त ये डीएचए ने अपना फेज 2 एक्सटेंशन लॉन्च किया और बैरियर टाउन के साथ इस सारे जो प्रोजेक्ट था जॉइंट वेंचर, इसको लॉन्च किया गया, तो उन्होंने इस पे एतराज किया था और उनका ये कहना था चूंकि ये डैम की जगह है तो मैं यहां पे अलाउ नहीं करूंगा और मैं साइन नहीं करूंगा इसका जो प्रपोज प्लान था उस पे। इस जुर्म की पादाश में उन्हें जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया था। और इस सारे जो केसेस हैं, इस सारा जो स्कैम है, उसको कर्नल तारिक का बड़ा रोल रहा उसको हाईलाइट करने में। बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में केसेस रहे, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में केसेस रहे, इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा साहब ने इस मामले को जो है टेकअप किया और बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस दी। एक बार फिर आर्मी के अंदर से, इस इदारे के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे आर्मी इस पे अपना स्टांस ले, आईएसपीआर इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करे, क्योंकि डीएचए का यही कहना है कि आईएसपीआर इस पे मजाज अथॉरिटी है जो वजन देगा, मगर वो नहीं दे रही। इन्वेस्टिगेशन की बात दोबारा मैं असद आपसे करना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि जो उस वक्त जनरल इम्तियाज थे, जो जिन्होंने इस पे साइन किया था, ये एग्रीमेंट किया था, उनकी डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस हुई। जो बैंक मैनेजर थे उनकी जो डेथ है वो भी एक डीएचए में जो कार रैली के दौरान एक एक्सीडेंट में हुई। तो जो इसके मरकजी किरदार रहे, जो कुछ शायद बता सकते थे, उनकी जो डेथ थी वो बड़ी सस्पिशियस रही। देखिए जी, उस वक्त जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो जनरल इम्तियाज़ जो थे वो डीएचए को हेड कर रहे थे। जनरल इम्तियाज़ जो है उनका मलिक रियाज बैरियर टाउन के साथ पुरानी भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह होती थी। 2005 में जब रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे ये आर्मी वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी अस्करी 14 जब बनानी थी तो मलिक रियाज को कहा गया कि वो लैंड जो है वो उनको दिलवाए, वकेट करा के। नहीं तो लेकिन बैरियर के अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे डिले नहीं होते, ये वो जो डीएचए के साथ करते हैं या जो आर्मी के साथ करते हैं वो क्यों डिले होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मलिक रियाज ने वो जो लैंड थी वो अस्करी 14 के लिए वो उनको ये अडियाला रोड के करीब एक अस्करी 14 है, वहाँ पर इसने दिलवा दी और उनके साथ एक तो लिंक्स भी बना लिए, थोड़े अपनी गुडविल बना ली। अब उसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट किया गया वो जनरल इम्तियाज़ जो है उन्होंने फिर इनको एंगेज किया और इनके साथ वो एग्रीमेंट वगैरह जो हुआ। अब बात जो है आप इन्वेस्टिगेशन की कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप ये देखें कि इन्वेस्टिगेशन में जो डीएचए की तरफ से जो लोग थे वो जनरल इम्तियाज़ थे या उसके अलावा जो दीगर, वो तो फिर वो तो यही कहेंगे उन्होंने कर दिया था तो हमने क्या किया। जो मेन लोग थे जिनसे पूछताछ हो सकती थी, बैंक मैनेजर हैं एक जनरल इम्तियाज़ से, एक और इसी तरह एक साहब थे, उनकी वो भी एक उनकी डेथ हो गया, नेचुरल डेथ हुई। तो ये वाला इसके बावजूद नैब ने जो अपने इसमें रखा हुआ था, आपने बात की, मैंने भी नैब से बात की थी, वहाँ पे कोई इस हवाले से बोलने को तैयार ही नहीं है और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन भी इस वजह से कंक्लूड अभी तक नहीं हो सकी कि उन्हें एक थोड़ा सा वहाँ से डर है। इंटेंशनली वो इसको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। जी देखें, नैब ने वैसे आप देखें रोज़ उनकी आई होती है कि हमने आज फलां बंदे को पकड़ लिया, उसको कर दिया, उसको सजा से दिलवा दी। ये क्या इसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग लाइक मलिक रियाज और डीएचए के सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स जो बड़े बड़े कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर्स लेवल के हैं, शायद वो इन्वॉल्व और नैब डर रही है उन पे हाथ डालने की? जी ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है, वो डेलिबरेटली उसने। फिर दूसरी शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आर्मी के अंदर भी होगा कि अगर नैब बीच में घुस जाती है तो ये शायद मजीद फर्दर डिले ना हो जाए। मीनवाइल ये लोगों को कंपनसेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बैरिया फेज 8 में अकोमोडेट करें, किसी को कराची कर रहे हैं। तो आपने अब क्या सोचा है? आपने तो आप तो इंतजार में बैठे हुए कि शायद फॉरेन में था तो मैं अभी आया हूँ, तो मैं अभी जो हमारे और लोग हैं काफ़ी विक्टिम हैं तो उनसे कोई मशवरा करके तो जाहिर है कोई सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे और क्या करेंगे। यार साहब केस सुप्रीम कोर्ट में है और बल्कि जो नैब को नाज़रीन डायरेक्शंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो नैब ने खुद उसको ओन किया था, अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मैटर को एक दफ़ा उठाएगी और नैब अथॉरिटी से उसका जवाब मांग रहे हैं कि जो उन्होंने एक डेडलाइन दी थी वो क्यों इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। असद आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या अपने उस जगह पे अब डैम बनाएगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को ओन कर चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो है वो बार बार स्टेप्स टेक ओवर किए जा रहे हैं डेवलपर्स की जानिब से कि वो डैम की जगह को जो है सबअटैच कर रहे हैं, कभी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते, कभी कोई और। ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो वो भी थोड़ा रिलेक्टेंट है और डर रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पे अपने सर से उतार के इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो है वो ये जिम्मेदारी लगाने की कोशिश की है और उनको कहा जी आप इसको टेक ओवर करें और अपने जो है ना वो डैम बनाना शुरू करें। उनका ये ख्याल है कि एक दफ़ा यहाँ पर डैम बनना शुरू हो गया, डैम बन गया,
उसके बाद जो है ये अपनी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको कहीं आगे पीछे जो है वो जगह देखेंगे, कोई रीजनेबल जगह देखेंगे। और देखें इसका सोल्यूशन भी यही है कि अगर आपको एक जगह अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं कम से कम दूसरी जगह पे उससे कोई 1 किलोमीटर, लेकिन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना है, जो लोगों को आपने रिलीफ promise किया दें। है। लोग देखें अगर उनको ये बैरियर टाउन फेज 8 में अगर ये कर रहे थे वो उससे तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है, अगर आप 1 किलोमीटर दूर अगर आप उसी तरह का स्टैंडर्ड वहाँ पे दे सकें तो शायद लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा कि वो वहाँ पे रह लें। और मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या नैब इसके ऊपर कोई बाकी सीरियस स्टेप्स टेक ओवर करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी गुजर चुकी है। देखिए जी, नैब ने अगर इसके ऊपर कोई स्टेप लेना होता ना तो वो जो उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी वो विद इन दैट डेडलाइन जो है ना वो उठा लेता। जिस वक्त जवाद ख्वाजा थे और वो ये नैब वाले भी डरे हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट भी डरी हुई थी कि वो कर लेंगे। अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए में है, ये केस भी जो है अभी उसी तरह फ्रीक्वेंटली जो है वो टेकअप नहीं हो रहा। अभी वो मेरा ही नहीं ख्याल कि वो आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई सीरियस स्टेप लेंगे, क्योंकि आर्मी जो है वो अपने तौर पे भी जो है वो उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अगरचे मुझे ऑफिशियल स्टांस नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई जो सर्विंग ऑफिसर भी थे वो भी यही चाह रहे थे कि ये मसला जो है वो हल हो, क्योंकि इससे DHA जो है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एट स्टेक है। थैंक यू सो वेरी मच असद, थैंक यू वेरी मच कियानी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया DHA वैली को और इस हवाले से हमने DHA का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल सका। इसके साथ साथ हमने बैरिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जानने के लिए उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो लाहौर में उससे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमें इस पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। नैब भी इस पे विलिंग नहीं है बात करने के लिए। बहरहाल जी, एक वो स्कैम है जिसपे ना सिर्फ सर्विंग बल्कि रिटायर्ड जो इस आर्मी के ऑफिसर्स हैं और बाकी पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको फौरी तौर पे उनकी जगह मिल सके, इंसाफ मिल सके। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। देखते रहिए डॉट न्यूज़।